रेडियो कुवैत की उर्दू नशियात से हम पेश करते हैं हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। जिसमें शामिल तमाम अफराद का अज़्म है कि मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, मिली मोहब्बत तो आसमानों से तोड़ लाएंगे हम सितारे, हमारे अज़्म जुनू से शायद कोई भी वाकिफ अभी नहीं। अदबी, समाजी और तफरीही सरगर्मियों से ताल्लुक रखने वाले कुवैत की नामवर शख्सियात से मुलाकात। कुवैत में होने वाली उर्दू अदब की महफिलों की एक झलक और बहुत बहुत कुछ जो आप सुनना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आज के मेहमान में। सामईन किराम, कुवैत की उर्दू नशियात से अब्दुल्ला अब्बासी बरकत खान के साथ आज के मेहमान। सामईन किराम, आज के मेहमान में हमारे साथ आज जो एक मेहमान मौजूद हैं, उनका ताल्लुक इंडियन कम्युनिटी स्कूल से है, जिसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। इजहारुद्दीन आमिर नाम है उनका, वैसे हम लोग आमिर भाई प्यार से कहा करते हैं। मुलाकात पहली हो या बहुत सारी हो चुकी है। मोहब्बत और मीठे अल्फाज आपस में दिलों को मिला देते हैं, ये मैंने सुना था और परखा भी था और आज साबित भी हो गया। आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला अब्बासी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे आज बुलाए यहाँ पर। हाँ आमिर भाई, वही बात है ना, अक्सर बहुत सारे लोगों से पहली दफा मिलना थोड़ा सा अजनबियत का एहसास होता है, मगर न जाने कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले लफ्ज में ही पता चल जाता है कि ये हमारे अपनी है। तो कहाँ से आ रहे हैं आमिर भाई और कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो ताल्लुक है वो है हैदराबाद, दक्कन से। ओली दक्कनी वाले हैं? जी जी जी। तो वैसे हूँ मैं हैदराबाद से, सही। वहीं से सारी तालीम और एजुकेशन फिनिश की, MBA फिनिश किया माशाल्लाह। और फिर मेरा पहला यहाँ पर जो विजिट था वो 2002 में था कुवैत में। सही। उसके बाद 2003 में यहाँ पर आके सेटल हो गया। मेरा जो ताल्लुक प्रोफेशनली है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस से रिलेटेड है। पैसे से गिनते हैं। आसानियां करते रहते अपने सुनने वालों के लिए। जी जी जी। सही है, पैसे गिनते हैं और दूसरों के लिए भी गिन के देते हैं। तो प्रोफेशनल बैकग्राउंड मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से, और अल्लाह का एहसान है कि ये जो इंडियन कम्युनिटी स्कूल है उसमें तकरीबन 3-3.5 साल पहले बोर्ड ऑफ ट्रस्टी माशाल्लाह ऐसा अपॉइंट हुआ हूँ। तो जैसे सब जानते हैं कि इंडियन कम्युनिटी स्कूल जो है 60 साल पुराना स्कूल है कुवैत में, और ये साल हम लोग उसकी एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये दावत होगी उसमें फिर? बेशक, बल्कि ये सारा साल हमने दावतें ही की है। सेलिब्रेट किया है क्योंकि इसकी जो एक बिगनिंग थी 60 साल पहले की, वो बहुत नोबल थी। कुछ इंडियन मिलके इसे शुरू करे थे, और आज अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह की इन 4 ब्रांचेस हमारे 3 सालमिया में है और एक खेतान में। उसकी लगभग टोटल स्ट्रेंथ है 9000। सही जी। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे चल के बात करें। हाँ, वो तो रहेगी आपका कि वालिद साहब क्या करते थे और कितने बहन भाई हैं आपके? तो बेसिकली हम एक बिजनेस बैकग्राउंड से हैं। पोल्ट्री इंडस्ट्री और लाइफ स्टॉक्स जो होते हैं उससे हमारा ताल्लुक है। तो एक जमाना था, बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स थे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में। वहां पर हैचरीज, पोल्ट्री फार्म्स, उसकी ब्रीडिंग। तो हम लोग कमर्शियल लेवल पे नहीं थे, ब्रीडिंग लेवल के ऊपर थे। और भाई भी 2 भाई है। एक बड़े भाई जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, डैलस में एरिक्सन कंपनी में काम कर रहे हैं, और छोटे भाई जो है हैदराबाद में वालिद साहब के साथ बिजनेस में है। माशाल्लाह। जी। तो सब खुश तो है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी जी। तो भाइयों के साथ लड़ाइयाँ कितनी होती थी बचपन में?
बहुत होती थी। जी जी, मेरे ख्याल से वो जैसे मैं कब समझा लड़ाइयाँ जरूरी है, जब नेशनल ज्योग्राफिक देखा। वाह वाह। उसमें बताते हैं कि जो जानवर होते हैं जब तक अपने भाई बहन से लड़ते नहीं तो उनमें वो इंस्टिंक्ट्स पैदा नहीं होते वर्ल्ड को फेस करने के। सही सही। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी आई है वर्ल्ड को फेस करने के लिए। जी जी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की जिंदगी में कि जब छोटा हो, बच्चे भाई बहन उनके साथ लड़ाई भी हो तो उनसे मिलना पता चलता कि आप लड़ेंगे, अलग होंगे, फिर मिलना है। सही। तो उसके बाद रिश्ते भी गहरे होते हैं। सही बात है। यानी कि लड़ते वक्त भी इस बात का खास ख्याल रखना है कोई ऐसी चीज नहीं टूटनी चाहिए कि बाद में जोड़ने के लिए आपको तो आना ही आना है वहां पर। बराबर। जी जी, सही है। तो दोबारा उन रिश्तों को जोड़ सके। जी हाँ। और हकीकत में एक सच्चाई है, लोगों को भी मैं अक्सर और बेशतर कहा करता हूँ कि किसी से भी, खास तौर पे किसी अपने से, जी, जब तुम्हें कोई नाराजगी हो जाए उतनी नाराजगी रखना कि वापसी का रास्ता रहे। बेशक, उस बहुत हद तक खूबसूरत मत बात। जाना कि वापसी के रास्ते ही बंद हो जाए। जी जी, सही है। क्योंकि आदमी ईगो से, अपनी ईगो भी आ जाती है ना फिर आदमी, बेशक। कि नहीं मैंने तो इतना ज्यादा बोल दिया था, अब तो वापसी मेरी तो हो ही नहीं सकती। जी जी जी, बेशक बेशक। तो आप बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आए फिर? एक्चुअली मेरा इरादा भी था, और जब मैं 2000 से 2002 के बीच में जब MBA कर रहा था तो मैंने किया भी, यहाँ तक कि आप पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, 2001 में यहाँ पर एयरपोर्ट के पास एक फ्लोरल क्लॉक लगी थी बड़ी। सही। तो वो मैंने ही एक्सपोर्ट की थी। क्या बात है, इंडिया वाह, से। वाह, जी, वाह, वाह। और वहां से मैं प्लांट्स, सीड्स एक्सपोर्ट करता था। और यहाँ पर अगर आपको दिखेंगे नीम के झाड़, हाँ, तो हाँ। वो हिंदुस्तान के हैं और वाह, वाह। मैंने भेजा, वो हमने वाह, वाह। इंट्रोड्यूस किया था कुवैत में नीम ट्रीज। सही हो गया। तो एक्सपोर्ट्स में कुछ तजुर्बा रहा, एक्सपीरियंस तो था बिजनेस में। यहाँ पर मेरा इनफैक्ट जो 2002 में जब मैं पहली बार आया था वो एक बिजनेस ट्रिप ही थी। सही। वहाँ यहाँ पर आने के बाद, बट यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कुवैत में अपॉर्चुनिटीज हैं, और चूंकि मेरा MBA हो चुका था फाइनेंस में, तो कुछ जगहों पे मैंने CVs डाला और वहां से कॉल्स आने शुरू हो गए। सही हो गया। तो फिर वालिद साहब भी बोले कि एक्सपीरियंस लो बाहर का, फिर अगर वापस आना है तो आप आ सकते हैं। सही। तो आ गए। अब देखिए 15-20 साल होने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरता चला गया। स्कूल्स, एजुकेशन की तरफ अगर हम आए जी, तो 1960 की बात कर रहे हैं ना आप, जब इंडियन स्कूल आप कर रहे कि जब 1950s की है, 1959। तो उस वक्त की बात करें जब इंडियन रुपया भी चलता था, उसके बाद की कहानी। जी जी जी, बल्कि ये इंडियंस थे कुछ जो यहाँ पर बड़े, उनमें से एक अभी भी हैं जो कोहली साहब है, उनके वालिद साहब ही थे जो वो जो फर्स्ट ग्रुप था जो एस्टैब्लिश किए थे, क्योंकि सही। यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था जब उतना पॉपुलर नहीं था, बट इंडियंस बहुत थे। सही। तो उनके लिए एक बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर शुरू किया गया था। उस टाइम पे तो स्पॉन्सर की जरूरत भी नहीं थी, कुछ नहीं था, बल्कि सही। आप अपना प्रोग्राम, अपना स्कूल शुरू कर सकते थे और चला सकते थे। वो तो बाद में फिर लॉ आ गया कि आपको स्पॉन्सर चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सही, तो वो सही। वक्त के साथ बनते चले गए चीजें। वो 1961 में जब सेपरेट हो गया, कवानीन तो बने ना फिर। जी जी जी, बाद में फिर कवानीन भी बने और फिर सही हो गया। उसके तहत काम बढ़ता गया। तो अभी आप 60वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं, हाँ जी। तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह, मई में एस्टैब्लिश हुआ था स्कूल, तो हमने उससे रिलेटेड कई प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हैं। एक गांधी जी की भी मेमोरी में भी एक प्रोग्राम हुआ था। फिर उसके बाद इस साल हम फोकस कर रहे हैं कि नेचर और कंजर्वेशन सही हो गया। और बैन प्लास्टिक के ऊपर फोकस करेंगे। सही। तो उसके सिलसिले में हमने चारों स्कूल्स में कई कैंपेन्स चलाए हैं, और ऑलरेडी जैसे अभी स्कूल्स में डिजिटलाइजेशन का जमाना है, तो हमारे स्कूल में भी एप्लीकेशन है जिसके थ्रू पेरेंट्स, बच्चे, सही। टीचर्स कम्युनिकेट करते, उनकी अटेंडेंस आती। तो उसमें हमने एक मॉड्यूल बनाया है डेडिकेटेड फॉर प्लांट्स। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है, मेरे ख्याल से ऑडियंस भी पहली बार सुन रहे होंगे, और अभी तक वो बाहर आई नहीं, लोग इससे पहले किए नहीं, कि हमने एक टारगेट लिया है इंडियन कम्युनिटी स्कूल ने, 20,000 झाड़ लगाएंगे एक साल में इंशाअल्लाह। सही सही। वो कहीं भी लगा सकते हैं आप दुनिया में। ईमा वाले जो कर रहे थे उसी की कड़ी है ये? नहीं, जो IMA किया था उन्होंने पिछले साल किया था, मगर ये जो है इंडियन कम्युनिटी स्कूल का एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। बट झाड़ लगाने में अगर वो भी हमारे साथ जुड़ के कुछ करेंगे तो वी विल वेलकम देम। सही हो गया। जी जी।
तो उनका भी प्रोजेक्ट कल ही मुझे बता रहे थे, जो ओएसिस के साथ आईएमए इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ने मिलकर किया था। उन्होंने जितने झाड़ लगाए थे उसमें से 80% कुवैत में सर्वाइव हो गए हैं। वो काबिल तारीफ वाली बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी जी बात जी। है। उन्होंने तकरीबन 500 झाड़ लगाए थे पिछले साल, तो उसमें से 400 झाड़ सर्वाइव हो गए। डेजर्ट में लगाए थे वो, सही। तो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है आईएमए का इसमें, बहुत बड़ी बात जी है वो। जी। तो उसी के वैसे हमारा जो ये प्रोजेक्ट है इंडियन कम्युनिटी स्कूल का, उसमें हम क्या कर रहे हैं कि बच्चों को बोल दिया है ऑलरेडी कि आप झाड़ लगाएं, और वो फोटो लेंगे, फोटो लेके हमारे एप्लीकेशन में उसको अपलोड कर देंगे। तो उससे हमारे पास काउंट रहेगा कि कितने झाड़ लगे। दुनिया में कहीं भी आप लगवा सकते, चाहे आप जाके लगाएं या किसी के बोले लगाने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा। और प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ये एक प्लास्टिक तो जैसे हम सबको पता है कि जनरेशंस गुजर जाएंगे मगर प्लास्टिक रह जाएगा, प्लास्टिक रह जाएगा जी। तो रिसाइकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसके ऊपर भी हमारे कैंपेन्स चल रहे। रिसाइकलिंग बॉक्सेस हर स्कूल में पहुंचा दिए गए। बच्चों को रेगुलरली एलिक्यूशंस या एक्टिविटीज होते हैं। तो हमारा फोकस है कि नेचर इसके ऊपर फोकस किया जाए, ताकि जो अगला जनरेशन, जो छोटे बच्चे हैं, वो बड़े होंगे तो हमें गलत ना समझे। क्योंकि स्पेशली लास्ट 10 साल और अभी हमारा जो पोजीशन है, हमने बहुत कुछ लिया है इस दुनिया से, दिया नहीं है। करेक्ट। इस जनरेशन को स्पीड में आई है ये दुनिया, वो हमें देख ही जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल जी जी। रिटर्न नहीं दे रहे हम लोग, रिटर्न नहीं दे रहे। तो हमारी कोशिश होगी कि ये वैल्यू हमारे बच्चों में हम डालें, जी। तो इसमें आपकी हर मुमकिन कोशिश है कि बच्चों तक कम से कम वो तो देखे जाए, के बाद में वो ये तो जरूर याद रखे कि हमारी एक नस्ल को तो आमिर भाई सुधार के नहीं, हमेशा टीम एफर्ट होता है, तो एक बंदे का नाम लेना सही नहीं होगा। मैं कह रहा एक बात, जी 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 जी। आमिर भाई एंड टीम जो है ना, जी जी, एक नस्ल को तो कुछ दे के गए थे। जी जी। एक चीज जो सबसे बड़ी अहम होती है, जी, एजुकेशन के म्यार से मुतमईन है कुवैत में, खासतौर पे इंडियन स्कूल्स के? देखिए, यहाँ पर तकरीबन 20 से ज्यादा ही हैं इंडियन स्कूल जो हैं, डिफरेंट बैनर्स में काम कर रहे हैं। अगर आप अगर आप एक बेंचमार्क बनाते हैं तो आपको 2-3 चीजों पे देखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज होगी एकेडमिक्स। जब आप एकेडमिक्स देखेंगे तो ये देखेंगे आप कि यहाँ के बच्चे क्या वो ग्रेड्स के अंदर और क्या मार्क्स में, जब सीबीएसई, और आपको बताता चलूं कि यहाँ पर सारे इंडियन स्कूल सीबीएसई बोर्ड के हैं। सही हो गया। तो सीबीएसई के जितने 25,000 स्कूल सारे इंडिया में प्लस दूसरे जगहों पे मिला के अगर आप देखेंगे तो ये देखना रहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं कुवैत से भले ही कोई भी स्कूल के हों, कि क्या वो टॉप लेवल पे कंपेयर करते हैं तो है या नहीं। तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक तो हमारे बच्चे वो लेवल तक पहुंचते हैं। सही। बट एक जो बहुत बड़ा गैप देखा गया यहाँ के बच्चों में और वहां के बच्चों में, कि यहाँ के बच्चे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हाँ, यहाँ पर जो उनके वालिद वालदा जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा इतने प्रोटेक्टिव हो जाते कि उनको वहां का जो टफ लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते। जैसे वहां पर देखिए नीट हो गया, एंट्रेंस एग्जाम, जेईई हो गया, ये एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि इंडिया हो या पाकिस्तान हो या हमारे जो मुल्क है, वहां के जो चैलेंजेस है वो बहुत डिफरेंट है। बेशक। तो वो एक कमी हो जाती है, वरना आई थिंक हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल्स का जो स्टैंडर्ड है आप कंपेयर करेंगे तो आई वुडंट से कि मैं ऐसा भी नहीं कहूंगा कि बहुत खराब लेवल पे है। जैसे मैं बता रहा था कि 25,000 स्कूल से ज्यादा है सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स, तो उसमें हमारे स्कूल्स का स्टैंडर्ड, यहाँ के स्कूल्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है डेफिनेटली। तो बिना कोई स्कूल का नाम लेते हुए, और आपको पता ही है जो अच्छे स्कूल्स हैं उसमें से हमारा स्कूल भी वन ऑफ द बेस्ट में आता है। सही बात है। मिडिल ईस्ट की बात करें जहां तक आप, जी, मिडिल ईस्ट के अंदर कुवैत में फिर भी अच्छे स्कूल हैं। बेशक दुबई के जो स्कूल्स है वो वन ऑफ द बेस्ट है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां का जो रेगुलेटरी सिस्टम है और गवर्निंग बॉडीज जो है प्राइवेट एजुकेशन को जो फोकस करते, उन्होंने वहां पर केपीआईज जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते और उनके कुछ मेजरमेंट्स होते कि आप लो लेवल के स्कूल है या आप एवरेज स्कूल है या मीडियम लेवल है या हाई परफॉर्मिंग स्कूल है, उन्होंने वो सारे बना दिए हैं। और उन्होंने उस चीज को
फीस के साथ रिलेट कर दिया कि अगर आपका हाई परफॉर्मिंग स्कूल है तो जैसे कहते हैं वो प्रीमियम स्कूल, तो आपकी फीस भी ऑटोमेटिकली प्रीमियम हो जाएगी, क्वालिटी आपकी स्कूल की अच्छी होगी। तो वहां पर स्कूल्स एक अलग लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से खलीज में जो दूसरे कंट्रीज हैं वो लोगों ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया। तो दुबई एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अभी कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में दे विल बी द बेस्ट, वो वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशनल हब बन जाएंगे विद इन द रीजन और ग्लोबली। जैसे अभी अगर आप नाम लेते हैं एजुकेशन सिस्टम्स का तो आपका लंदन आ जाता है या सिंगापुर आ जाता है, तो दुबई भी उनमें से एक शुमार हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, बातों का सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। बेशक। सबसे अहम बात, यहाँ पे पेरेंट्स डरे क्यों रहते हैं कि मैट्रिक के बाद बच्चे को क्या करना है, इंटर के बाद उसका फ्यूचर क्या है जी। यानी माइग्रेशन एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि बच्चा कुवैत के माहौल से निकलकर दूसरे माहौल में जाएगा, उसकी एजुकेशन पे भी फर्क पड़ता है। बेशक। तो ऐसा कोई सिस्टम है कि कुवैत में रह के बच्चे इंडियंस खासतौर पे क्या मशवरा देंगे? जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ये सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हम जो बोर्ड है और मैनेजमेंट है उसकी ये बहुत बड़ी फिक्र रही है कि क्या करें कि हमारे बच्चे जो फ्यूचर चैलेंजेस है, क्योंकि हम तो जो स्कूल है केजी से स्टार्ट होता है 12 तक पढ़ा देते हैं, उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल हम अपने आप से तकरीबन 3-4 साल से लगातार पूछ रहे हैं। और ये सवाल के जवाब में हमारे पास कुछ चीजें डेवलपमेंट होना शुरू हुई हैं। सही हो गया फिर। तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है बॉयज एंड गर्ल्स का। सही। जो बॉयज होते हैं जैसे वो एज पे पहुंचते हैं, लीगल एज यहाँ की जो होती है, उसके बाद उन्हें कंट्री छोड़ना ही होता है अनलेस ये यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और दैट गेट्स अप्रूव्ड। बच्चों के लिए, खास करके जो माँ बाप होते हैं, बच्चों के लिए तो और ज्यादा फिक्रमंद होते हैं और परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता, और उसके बदले में वो ऐसा डिसीजन लेते हैं कि जो वालदा होती है बच्चियों के साथ चले जाती है और वहां पर जाके वो करते हैं। फिर वो एक माइग्रेशन डिफिकल्टीज, बच्चों को सेटल होने डिफिकल्टीज, ये सारी चीजों को देखते हुए हम 2 चीजों पे काम करना शुरू करें। पहली चीज तो ये है कि जो बच्चे माइग्रेट करने का सोच रहे हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स और उनके लिए वो एक दिमाग उनका खोलें कि आपके लिए वहां पर बड़े चैलेंजेस वेट कर रहे, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। ये तो हमने क्या किया, अभी यही साल से एंट्रेंस कोचिंग स्टार्ट की। जेई और नीट जो 2 एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया में होते हैं, उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स आ चुके हैं और जो हमारे ब्रांचेस हैं उसमें हमने इसकी क्लासेस स्टार्ट कर दी। सैट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द हमारे कुछ इंटरनेशनल फैकल्टीज आके हमारे खुद के टीचर्स को ट्रेन करेंगे और उस पे काम होगा। उसके अलावा हमने पिछले साल और यही साल में हायर एजुकेशन फेयर किया था। सही। और इंशाल्लाह हमारा जो दूसरा हायर एजुकेशन फेयर होगा वो जनवरी में होगा, जिसमें तकरीबन 60 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज सारे वर्ल्ड के, इंडिया के भी है, कनाडा के भी है, कुछ ऑस्ट्रेलिया से रिप्रेजेंटेशन रहेगा, कुछ गल्फ के रहेंगे। ये सारे आके जो उनके पास फैकल्टीज है, उनके जो कोर्सेज हैं, वो सारे हमारे बच्चों को बताएंगे। और 9 से लेकर 12 तक करियर काउंसलिंग होगी बच्चों की। उनको बताया जाएगा कि देखो सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ये नहीं रहा जिंदगी में अब, और उनसे ज्यादा भी चीजें हैं। तो जो उनके पेरेंट्स होंगे वो समझेंगे कि पूरी फैमिली को माइग्रेट होने की जरूरत नहीं है, वो कुछ एक कंट्री चूज कर सकते हैं, वहां पर जाए कर सकते, बच्चे को तालीम के लिए भेज दिया। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक बहुत सक्सेसफुल जो हमारे पास एक फॉर्मूला भी चल पड़ा है वो है ACCA, जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो यूके का है। हमने 2 साल पहले इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और उसमें कुछ लोग जैसे जानते हैं कि ACCA जैसे बंदा कंप्लीट करता है उससे पहले कुछ चीजें होती हैं, जैसे जैसे वो पेपर्स क्लियर करता उसको डिप्लोमा मिलता है, डिप्लोमा के बाद उसको BSc की डिग्री मिलती है, ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद वो और कुछ पेपर्स लिखता है तो ACCA बन जाता है। तो हमने पिछले साल खेतान ब्रांच जो हमारा है उसमें ACCA का ये शुरू किया था और पिछले ही महीने हमारे 15 बच्चे ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर्स बन गए। क्या बात है, वाह, इन अकाउंटिंग में। वाह, वाह। वो अभी 12th क्लास में ही है
अच्छा, मैट्रिक से शुरू कर सकते हैं यानी? जी जी जी, मैट्रिक के बाद उसके क्लियर करना होता है कुछ पेपर्स, फाउंडेशन पेपर्स, और फिर उसके बाद दूसरे पेपर्स। तो कल ही हमारे एक प्रिंसिपल बता रहे थे कि अभी उनको इंटर्न के कुछ जगहों से कॉल्स भी आना शुरू हो जाती है। और हमारा इरादा है ये बच्चे अगर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो उनके 12th क्लास की सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके 1 साल में वो ग्रेजुएट भी हो जाएंगे, बीएससी इन अकाउंट्स, और वो भी इंटरनेशनल एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। जबरदस्त हो गया। और अगर वो और थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो तकरीबन हमारा टारगेट है कि 12th के 1.5-2 साल के अंदर उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सर्टिफिकेट भी होगा। सर और क्या चाहिए? और ये कुवैत में रहते हुए, और हमारे जो फैकल्टी है और हमारे जो टीचर्स है उनके पास पढ़ते हुए। अगर हमारे यहाँ के पेरेंट्स जो सुनेंगे ये आपका रेडियो के ऊपर, और हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स अब रेगुलरली कर रहे हैं, सीनियर में भी ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं ये प्रोग्राम। सही सही। तो अगर पेरेंट्स वाकई में अपने बच्चों को कॉमर्स फील्ड अगर सोचते हैं उनके लिए बेहतर है और उनके बच्चे कोप अप कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन फील्ड है। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। उनके पास 1.5-2 साल में इतने एवेन्यूज खुल जाएंगे जॉब्स के, और इतनी छोटी उम्र में जब वो ग्रूम होना शुरू हो जाएंगे, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो 5-6 साल में बहुत बड़े बड़े पोजीशन से पहुंच जाएंगे। मजे की बात है कि इसमें और थोड़ा सा ऐड करता चलो, मेरे अपने कुछ दोस्त हैं जिन्होंने शुरू में यही एसएससी की तरफ गए जी, तालीम चलती रही, 4-5 पर्चे क्लियर हुए, जॉब मिल गई। एग्जैक्टली। वो जॉब के साथ साथ वो अब सारा कोर्स कंप्लीट करके चले गए, उनके अंदर माइग्रेशन का नामो निशान मिट गया। जी हाँ। यानी वही सोचते भी नहीं, शुरू से नहीं सोचा उन्होंने कि हमें कुवैत से माइग्रेट करना पड़ेगा। जी जी। अब वहीं रह के वो सक्सेसफुल एक सैलरी उनको मिल रही है, तो फिर उनको क्या जरूरत पड़ी इस यानी सबसे अहम मसला इससे क्या हल होगा जी, वो माइग्रेशन जो बहुत मुश्किल काम है ना जी, वो खत्म हो जाएगा। जी जी। और आप बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला दे रहे कि जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। जैसे बच्चे भले ही इंडिया जाएं या कहीं भी जाएं तो वो वहीं तक के होके रह जाते, वहां पर जाएंगे, ग्रेजुएशन 3 साल या 4 साल करेंगे, फिर उसके बाद मास्टर्स करेंगे। बट ये जो आसान रास्ता है सर्टिफिकेशन तक पहुंचने का, हमें अभी तक उससे इजी चीज दिखी नहीं। बस बच्चों की मेहनत बहुत है। सही बात ये है। मतलब कोई भी अच्छी चीज आसानी से तो मिलती नहीं, मेहनत तो करना ही है। सही बात है बच्चों को। बट अगर ये कर लेते हैं तो नथिंग लाइक इट। सर कुवैत के उर्दू से आमिर भाई हमारे साथ मौजूद, मगर वही बात कि इतने कम लम्हों में इतनी सारी बातें, में से एक बात रह गई कि शेर व शायरी से आपका कुछ शगफ है। वली दखनी के शहर के हैं आप, सोचे कि उर्दू के सबसे पहले शायर। जी जी। नहीं, मेरा कभी क्रिकेट खेली? क्रिकेट हाँ खेलता था, फिर उसके बाद सचिन तेंदुलकर के साथ बस खेली, रिटायरमेंट ले ली उसके साथ? नहीं, मेरा जो शौक था वो ज्यादा हॉर्स राइडिंग में था, घुड़सवारी में था। समझ गया। तो अभी तक घोड़े दौड़ा रहे हैं आप भी? जी जी। अल्लाह का एहसान है जी। यानी इस एज में जाके 3 स्कूल को देखना एक अच्छा खासा एक काम है जी। ये घोड़ा दौड़ रहा है। कम्युनिटी सर्विस है ये, तो जो जिम्मेदारी है वो बड़ी जिम्मेदारी है, और जो बच्चों के फ्यूचर की बात है, और खास करके हम एक ऐसे एरा से गुजर रहे हैं कि आने वाले 10 से 20 साल में एजुकेशन सिस्टम जो 150 से 200 साल का जो चला आ रहा था वो बदल जाएगा। सही। डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो हमारे आधे से ज्यादा जो जॉब्स होंगे वो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी ले लेंगे। तो हमारे जो कोर टैलेंट होता है या जो एक्टिविटीज होती हैं उन पे फोकस करना जरूरी है। तो एक बहुत दिलचस्प दौर से गुजर रही है, और ये ऐसा टाइम है कि अगर हम जो हालात पे नजर नहीं रखते हैं तो हमारे बच्चे आने वाले 10 से 20 साल के बाद जो चीजें होंगी उसके लिए तैयार नहीं होंगे। सही। तो अच्छा है, एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। बेशक बेशक। और वो कहते हैं कि अक्सर बिस्तर में कहा करता हूँ जो खासतौर पे एजुकेशनल स्कूल से वास्ता लोग होते हैं ना, तो उनसे मैं कहता हूँ कभी कभी बच्चों के साथ बैठा करें, उनसे सवाल पूछा करें, बेटा बड़े होके क्या बनोगे। ये कोई नए नए सवाल आते हैं उसके अंदर से भी, बड़े अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जी। जैसे एक दफा एक सर्वे में थे, मैंने बच्चे से इसी जो नॉर्मल एक आम आदमी सवाल पूछता है, बेटा बड़े होगे क्या बनोगे। मैंने भी उससे पूछा बड़े होगे क्या बनोगे, कह रहे कि अंकल आपने क्या किया। मैंने कहा बेटा कल बताऊंगा। यानी कि उसका कहने का मकसद ये था अभी मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, कल की कल देखूंगा। नहीं, इसीलिए एक बहुत अहम चीज जो हर एजुकेटर, जो एकेडमिशियन जो होता है उसके लिए जरूरी होती चली जा रही है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, कि एकेडमिक्स एक बहुत जरूरी चीज है,
मगर सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस करेंगे तो जैसे मैं बता रहा था कि आने वाले सालों में बहुत चीजें बदलने वाली है। बेशक। तो ये 1+1 या ABCD उतना जरूरी नहीं रहेगा। सही बात है। जो जरूरतें रहेंगी वो डिफरेंट रहेंगी। जैसे परसों ही मैं यहाँ पर कल्चरल सेंटर जो गल्फ रोड पे है वहां पर था, तो हमारे बड़े भाई आए हुए थे अमेरिका से 2 दिन के लिए, तो उन्हें मैं वो कल्चरल सेंटर में घुमा रहा था। तो वो बता रहे थे कि अभी जो बच्चे 4th और 5th में हैं उनके लिए तैयारी हो रही है कि वो मार्स पे जाएं। सही कह रहे। तो देखिए, जो दूरंदेशी, जो फार साइटेडनेस है, जो एजुकेटर्स हैं और जो थिंक टैंक्स हैं, जो विजनरीज हैं, वो लोग उस पे मेहनत कर रहे हैं। तो हमें भी वही देखना है कि आज जो बच्चे हम जो तैयार करेंगे, जो तकरीबन 15 से 20 साल के बाद प्रोफेशनल लाइफ में फुली एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, उसके लिए कौन से प्रोफेशंस रहेंगे। तो उसको कल्चरल डेवलपमेंट हो, उसका आर्ट्स में डेवलपमेंट हो, उसका एजुकेशन में डेवलपमेंट हो, उसका एक हर तरीके से आप बच्चे को तैयार करें, ना कि बस एक बुक वर्म जो बोलते ना कि एक किताबी कीड़ा, वो बना के ना रखें। तो वो लोग उस जमाने में सक्सेसफुल रहेंगे। और मजे की बात है कि ये जो नया दौर चल रहा है, यहाँ मैं बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ डेमो चेक कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपने फ्यूचर का फैसला भी डेमो से कर रहे होते हैं कि वो कैसे चलता है। अच्छा, ये इसी को डेमो समझ रहे हैं कि ये हमारा फ्यूचर है। जी जी। तो अपना फ्यूचर आपको खुद बनाना है, आपको खुद सोचना पड़ेगा उसके बारे में। ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जी जी जी, जरूर जरूर। और मैं जो आपको बता रहा था ना कि जो 150-200 साल का जो एजुकेशन सिस्टम था वो डेमो बेस्ड था। सही। क्योंकि आप देखेंगे पहले जैसा 1900s में जब वर्ल्ड वॉर्स हुए, तो वो जो एरा था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा था। और अब जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करेंगे तो आप फैक्ट्रीज की बात करेंगे। सही हो गया। और अब जब फैक्ट्रीज की बात करेंगे तो बात आएगी वर्कर्स की। तो जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो कुछ तकरीबन 100, 150, 200 साल से जो चला आ रहा है, वो उस फंडामेंटल्स पे बना हुआ है कि आपको वर्कर्स तैयार करना है। आपको एक क्लासरूम बनाना है जिसमें आपके पास 30 बच्चे होंगे, वो आएंगे यूनिफॉर्म में, आपके साथ बैठेंगे और वो आप जो कहेंगे, उठो तो उठेंगे, बैठो तो बैठेंगे। एंड ऑफ द डे जब वो मार्केट में आएंगे स्कूल से निकल के, तो उन्हें वर्कर्स बन के बाहर आना है। मगर आज का जो एरा हम जो गुजर रहे हैं और तकरीबन जो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स का जो होगा वो रेवोल्यूशनरी है। ये हिला देने वाला है एजुकेशनल सिस्टम को। और यहाँ पर हमें वर्कर्स नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना खुद का मुस्तकबिल बनाने वाला, अपना खुद का जो फ्यूचर है खुद डिसाइड करने वाला। तो वो होगा अभी ये जनरेशन से। वर्कर वाला जनरेशन खत्म, न्यू एंटरप्रेन्योर्स और सेल्फ डेवलप्ड जनरेशन आने वाली पीढ़ी रहेगी इंशाल्लाह। वही सीधी सी बात है, डेमो से बाहर निकलो भाई। जी हाँ, बेशक। क्या कर सकते हो वो करके दिखाओ। जी हाँ। अमेरिका में नई नस्लों के लिए बहुत सारे पैगामात की कोशिश हमने हल्के की कोशिश की कि थोड़े से वक्त में बहुत सारा पैगाम देके चले जाए। तो एक आखिर में हम लोग अक्सर बिश्तर अपने मेहमान से कहते हैं जी, पैगाम मोहब्बत, दुनिया भर में आपकी आवाज सुनी जा रही है जी, तो पैगाम मोहब्बत क्या देंगे सारे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए? जी, सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए कुछ देना चाहूंगा कि बच्चों, आप लोगों की जिंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगे, वो सारे अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करें और हिम्मत ना हारें। पोटेंशियल जो है आपका, आपको अंडरस्टैंड करना है। और जो परसिस्टेंस, मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, पहले भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिल सकता। मेहनत करें, मायूसी होगी, फेलियर से ना डरें। फेलियर्स एक ऐसी चीज है जो आपको और स्ट्रांग बनाती है और आपको सिखाती है कि उठना कैसे। गिरते तो सब हैं, वो शेर भी है, वो गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। तो आप अपने आप को फाइटर समझें और हमेशा फाइट बैक करके खड़े हों और आपकी मंजिल आपका इंतजार करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बेशक अपने अंदर इतनी कुव्वत, इतनी ताकत मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पैदा करें कि हम आने वाली नस्लों को सिर्फ पैगाम दे सकते हैं, मोहब्बत दे सकते हैं, अपना जो जोश है वो दे सकते हैं। बेशक करना तो आपको ही है। बेशक। और एक छोटी बात कि बड़ों के लिए ये है कि बच्चों पे स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है। हम हमारे खुद के घरों में देखते हैं और स्कूल्स में भी देखते हैं और उसके नतायज भी हमारे सामने हैं। हमें पता नहीं है कि आने वाले, जैसे मैं बता रहा था, 15-20 साल में वो क्या होगा। उन पे इतना भी स्ट्रेस ना डालें कि वो टूट जाएं। सही बात है। बच्चे हैं, अपना उनको फ्रीडम दें, मगर लिबर्टी के साथ साथ कंट्रोल्स, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूरी है। इसमें बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। यही कहूंगा कि इस बैलेंस को हमेशा मेंटेन किया जाए। वाह वाह। तो आइए मैं
आखिर में रह गया। जी जी जी। इसको भी कुछ ज्वाइन किया हुआ है आपने, इसके साथ कोई लिंक है आपका? जी जी, इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन से मेरा ताल्लुक तकरीबन कुवैत में कदम रखने के बाद से ही हो गया था। वाह, जो वो लोग हर साल पिकनिक करते थे। अभी फिर पिकनिक आ रही है? जी जी जी, ये साल मार्च के बदले में मेरे ख्याल से फरवरी में होगी। तो कुछ साल वहां पर पिकनिक में जुड़े रहे। फिर उसके बाद इंडियन मुस्लिम एसोसिएशन ने एक यूथ विंग कायम किया था। सही। तो यूथ विंग के जो पहला ग्रुप जो था ज्वाइनिंग में से, सही, उससे जुड़े हुए थे। तो जैसे यूथ विंग की पीरियड होती है वो 35 के बाद वो लोग निकाल देते हैं वहां से। जी हाँ। तो वहां से फिर हम ग्रेजुएट होके फिर IMA में चले गए थे। 35 हो गई आपकी? 35? जी जी, हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी शुक्रिया, मुस्कुराहटों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। और सामने करम ये मुस्कुराते चेहरे अल्लाह इनको खुश रखे और सलामत रखे। इनकी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। खास तौर पे अगर वालिदैन हमारी ये पैगाम सुन रहे हैं तो अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। तो तमाम बच्चों तक, तमाम लोगों तक पहुंचाना हमारा काम तो है ही, आपका काम भी है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अभी आप सुन रहे थे हफ्तावार प्रोग्राम आज के मेहमान। तरतीब और पेशकश अब्दुल्ला अब्बासी। साउंड इंजीनियर मोहम्मद बरकत खान।